हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं संबंध और फलन नाम के अध्याय की। और संबंध और फलन में हमने बहुत कुछ देख लिया अभी तक, बात करेंगे बहुत कुछ और भी। अभी तो शुरुआत है, आपको बहुत कुछ बताना है इस अध्याय में। लेकिन एक छोटी सी बात जो आपको बतानी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को, चाहे आप छठी से लेकर 12वीं तक किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, आपको मैग्नेट ब्रेन्स समस्त अपना पाठ्यक्रम जो है, चाहे वो स्कूल का है चाहे किसी दूसरी किताब का है, आपको सभी मैग्नेट ब्रेन्स मुफ्त पढ़ाता है। तो यहाँ पर एक बात नोट करने की है, हम किसी भी तरह का आपसे कोई चार्ज नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 वीडियो दिखाने के बाद या 2-4 वीडियो दिखाने के बाद, अलावा 2-4 महीने पढ़ाने के बाद, 6 महीने पढ़ाने के बाद आपको बोल दिया जाएगा वो आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उतना देना पड़ेगा, उस पर उतनी छूट है। ऐसा कुछ नहीं, बस सीधा सीधा आपको लेक्चर्स देखने और कुछ भी नहीं करना। बाकी बातें करते हैं आज संबंध और फलन में। तो यार संबंध और फलन में हम बात करेंगे आज संबंधों के बारे में। संबंध को अंग्रेजी में कहा जाता है रिलेशंस, है ना। और ये एक ऐसा शब्द है जो हम कई बार पढ़ते हैं, मतलब सुनते हैं। बेसिकली हम सुनते हैं ऐसे रिलेशन को, संबंध को, कि जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, जैसे आपका अपने घर वालों के साथ कोई संबंध है, ठीक है, आपके घर वाले का आपके साथ कोई संबंध है, ठीक है, पापा मम्मी या बच्चा, लड़का लड़की, समथिंग समथिंग, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच में भी दोस्ती का संबंध हो सकता है, दुश्मनी का संबंध हो सकता है, संबंध हो सकता है। अच्छा, गणित में ना दोस्ती है, ना दुश्मनी है, ना पिता है, ना पुत्र है, गणित में संख्याएं हैं। उनमें हम संबंधों के बारे में बात कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, 1 बाय 1 आपको मैं शुरुआत से ले चलता हूं। सबसे पहले हम आए थे समुच्चय पर। समुच्चय में मैंने आपको एक और समुच्चय के साथ कार्तीय गुणन पढ़ाया था। अब कार्तीय गुणन क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, ये दो चीजें अपन फटाफट देख चुके थे, है ना। समुच्चय मतलब कुछ वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। कार्तीय गुणन मतलब अगर दो समुच्चयों में हम इस तरह से उनके क्रमित युग्म बनाकर लिखें कि क्रमित युग्म का पहला घटक ए समुच्चय से, क्रमित युग्म का दूसरा घटक बी समुच्चय से आए, तो हम उसे ए कार्तीय गुणन बी कहते हैं। अच्छा, कार्तीय गुणन का क्या कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय हो सकता है? अगर आप पिछले अध्याय में या पिछले लेक्चर में थे या नहीं थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थे तो एक सवाल किया था जिसके अंदर 16 उपसमुच्चय बने थे कार्तीय गुणन के, और हमने बनाए थे। उन सभी उपसमुच्चयों को ही संबंध कहा जाता है। उपसमुच्चयों को क्या कहा जाता है? संबंध कहा जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हर उपसमुच्चय, हम जितने भी संबंध बनाए उतने अलग अलग उपसमुच्चय बनाए या फिर बहुत सारे उपसमुच्चय लगेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। संबंध मतलब, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी नाम के दो समुच्चय है। ए के अंदर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ऐसे लेकर चलिए 4 और 5 और मान लेते हैं। बी के अंदर मैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिख रहा हूं। और हम ए और बी का कार्तीय गुणन निरूपित करने की कोशिश करते हैं। ए ऐसा था, 1, 2, 3, 4 और 5, यही था ना ए? बिल्कुल। उसके बाद बी क्या था, तो बी के अंदर भी बात कर लेते हैं। बी मतलब ऐसा एक समुच्चय, ए है, ये बी है। बी के अंदर क्या मिलने वाला है, तो बी के अंदर हमें मिलने वाला है 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं। ठीक है। अच्छा, आपको अगर मैं ए और बी का कार्तीय गुणन निकालने का कहूं तो आप क्या करेंगे? सर, ए और बी का कार्तीय गुणन निकालने के लिए आप ए के हर अवयव को बी के हर एक अवयव से जोड़ देंगे, इसको इसके साथ, ऐसा मतलब सारे अवयवों को। देखो, इधर 5 अवयव है, उधर 10 अवयव है, तो 5 गुणा 10 कुल 50 ऐसी रेखाएं खींची जाएगी। सारी बनाना तो संभव नहीं है, मतलब खींच सकते हैं लेकिन एक टाइम पास जैसी चीज हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए कि ये जो 1 है वो जुड़ गया 1 के साथ, ऐसा कुछ। ये 2 जुड़ गया 2 के साथ, 3 जुड़ गया 3 के साथ, 4 जुड़ गया 4 के साथ, 5 जुड़ गया 5 के साथ। तो ये रेखाएं कार्तीय गुणन के अंदर आपको मिलती। 1 जब 1 से लेके 10 तक की संख्या से जुड़ा तो 1 1 से भी जुड़ा, 2 जब इन 10 से जुड़ा तो 2 2 से भी तो जुड़ा था।
इसका मतलब ये सारी जो रेखाएं हैं वो कार्तीय गुणन के अंदर उपस्थित थी, पर पूरा कार्तीय गुणन यहां पर उपस्थित नहीं है। कार्तीय गुणन के कुछ भाग उपस्थित हैं और उन कुछ भाग को हम उपसमुच्चय कहते हैं। एक समुच्चय के कुछ टुकड़े, कुछ उसमें से अवयव उठा लो, उपसमुच्चय हो गए। तो कार्तीय गुणन के यहां उपसमुच्चय हैं, लेकिन कुछ एक संबंध है कि ए का और बी का जो अवयव है, ए का अवयव बी के उसी अवयव को तीर मार रहा है जो उसके जैसा है। एक एक से तीर मार रहा है, दो दो को तीर मार रहा है, तीन तीन को तीर मार रहा है, चार चार को और पांच पांच को। तो ये एक संबंध है ए और बी के मध्य, है ना। तो एक ये संबंध है। क्या बात समझ में आई कि एक संबंध, इसे एक संबंध कहा जा सकता है कि ए और बी में संबंध ऐसा है कि जो ए का अवयव है वही बी के अवयव को जाके तीर मार रहा है। एक और संबंध ऐसा बनाया जा सकता है क्या, देखना। एक दो से जुड़ा, दो तीन से जुड़ा, तीन चार से जुड़ा, चार पांच से जुड़ा और पांच जुड़ा छह से। अब संबंध क्या होगा कि ए का जो अवयव है वो बी के उस अवयव से जाकर जुड़ता है जो उससे एक ज्यादा है। एक दो से जुड़ा, दो तीन से जुड़ा, तीन चार से जुड़ा, इसका मतलब ए के अवयवों और बी के अवयवों में कुछ ना कुछ संबंध है। ठीक है, ओके। और संबंधों के बारे में बात करते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक तो एक से जुड़े, लेकिन दो जुड़ जाए चार से, तीन जुड़ जाए नौ से। हां, तो फिर मैं कहूंगा कि ए के कुछ अवयव हैं जो बी के उन अवयवों से जुड़े जो उनके वर्ग थे। एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ। ऐसा कह सकते हैं क्या? चार और पांच क्यों नहीं जुड़ पाए? क्योंकि चार और पांच के वर्ग बी में नहीं थे। ये संबंध कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? जितने भी अलग अलग और अलग अलग कॉम्बिनेशन ले लोगे तो संबंध है। इसे हटा दिया तो भी संबंध है, नया संबंध है। इसको इसके साथ जोड़ दिया तो भी नया संबंध है। ये दोनों चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ संबंध तो और भी अलग अलग संबंध हो सकते हैं। इसको इसके साथ जोड़ दो, इसके साथ जोड़ दो, इसको यहां जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। संबंध है। कार्तीय गुणन के जितने टुकड़े कर सकते हो उतने संबंध बनेंगे। तो कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय। अब सर यहां कितने अलग अलग संबंध हो सकते हैं? तो देखो, इसमें 5 अवयव है, इसमें 10 अवयव है। तो कार्तीय गुणन में 5 गुणा 10 मतलब 50 अवयव होंगे। कार्तीय गुणन में 50 अवयव होंगे तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 50 होगी। अब 2 की घात 50 मतलब 2 का 50 बार गुणा करो। इतने उपसमुच्चय होंगे तो इतने संबंध होंगे। हमने तो अभी 3-4 निकाले हैं। कितने संबंध होंगे? 2 की घात 50। क्या ये बात ठीक है? अगर ठीक है तो एक छोटे से उदाहरण से और आगे बढ़ लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और लेंगे थोड़ा सा, ताकि मैंने बड़े उदाहरण से शुरुआत इसलिए की ताकि आप पूरी कहानी को बड़े उदाहरण से समझो। मान लीजिए 1 और 2 नाम के अवयव है। बी नाम का समुच्चय है जिसमें ए और बी नाम के 2 अवयव है। इतना सा है। अब इनमें जरूरी नहीं है कि एक या बी में भी 1 2 हो, 3 4 हो, ऐसा नहीं। ए भी हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा भी हो सकते हैं। हमने क्या किया? हमने ए और बी समुच्चय बनाए। ये ए है, ये बी है। 1 2 ए और बी। मैं आपको कुछ यहां पर उपसमुच्चय बनाकर दिखाऊंगा कि कितने कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं। क्या ऐसा संभव है कि ये ए जो है वो 1 से जुड़ जाए? ये एक संबंध है। इतना सही, बस हमने बोला कि एक ए से बी में संबंध गया है, 1 से लेकर ए उसमें जुड़ा है और इस तरह से ये बंद हो चुका है। ये एक संबंध है क्योंकि ये ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। ए क्रॉस बी क्या था? अगर निकालने की कोशिश करोगे तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? ए क्रॉस बी आएगा, ये जितने भी ये पहले वाले अवयव हैं इनको इनके साथ लिख दो। 1 ए 2 ए, 1 बी 2 बी। तो इसका एक अवयव यहां उठ के आ गया। तो ये एक उपसमुच्चय है। अगर उपसमुच्चय है तो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय संबंध कहलाएगा। ऐसा एक बी भी एक अलग समुच्चय हो सकता है। एक ए 2 ए बी 2 ए बी भी एक नया संबंध हो सकता है ना। 4 संबंध तो मैंने आपको यही बता दिए। ठीक है, फिर से वही ए और बी है। 1 2 ए बी। ऐसा भी हो सकता है ना कि 1 बी से जुड़ जाए, 2 ए से जुड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है। ये एक नया संबंध है। इसमें क्या मिला? इसमें हमें 1 जुड़ा बी से, 2 जुड़ा ए से
किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 बी से भी जुड़ जाए, ये भी एक नया संबंध हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे संबंध संभव है। अच्छा, अब मैं आपको 2 नए संबंध और बताता हूं। वही ए बी है ना, ए बी और ए बी, यहां पर 1 2 ए बी, यहां पर 1 2 ए बी। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। एक संबंध क्या ऐसा हो सकता है कि ये 1 इन दोनों से जुड़ जाए और ये 2 भी इन दोनों से जुड़ जाए। ये पूरा का पूरा कार्तीय गुणन है, बोलो हां या ना। ये तो कार्तीय गुणन था, कार्तीय गुणन तो था, लेकिन चूंकि ये जो कार्तीय गुणन है वो एक समुच्चय है और हर समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, मतलब ये कार्तीय गुणन खुद का उपसमुच्चय भी है, तो इस कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय तो ये खुद भी होगा। इसका मतलब ये भी एक संबंध होगा। चौथा वो वाला, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, इसमें ए किसी से नहीं जुड़ा, मतलब एक ना ए से जुड़ा ना बी से जुड़ा, 2 ना ए से जुड़ा ना बी से जुड़ा, तो ऐसे संबंध को रिक्त संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे संबंध को रिक्त संबंध कहते हैं। ऐसे मतलब अभी यहां पर आपको दिखेंगे टोटल 16 उपसमुच्चय। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर टोटल 4 अवयव हैं, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो 2 की घात 4 मतलब 16 उपसमुच्चय होने चाहिए। मैंने 4 ही लिखे हैं, लेकिन उन 4 में आखिरी वाले 2 बड़े महत्वपूर्ण हैं। हर समुच्चय का या हर कार्तीय गुणन का चूंकि रिक्त समुच्चय एक उपसमुच्चय होता है, इसलिए रिक्त संबंध भी हमारे जीवन में रहेगा। एक संबंध ऐसा रहेगा जिसके अंदर पूरा का पूरा कार्तीय गुणन भी आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये वास्तव में मूल रूप से कह सकते हैं कि ये गणितीय भाषाओं में, मतलब हम गणित की भाषा में समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल उदाहरण हो सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसकी परिभाषा पर बढ़ते हैं और इसके सवालों की तरफ बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ये तो बात है। क्या होता है? ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी या ए तथा बी के क्रमित युग्म के बीच में प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से होता है। संबंध स्थापित मतलब जैसे मान लीजिए हमने सवाल किया था कि ए के अंदर 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं थी, बी के अंदर 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं थी, तो ए का अवयव बी के अवयव के बराबर था, एक ये संबंध है। बी का अवयव ए के अवयव से एक ज्यादा था, एक ये संबंध है। ए के अवयव या बी का अवयव ए के अवयव का वर्ग था, एक ये संबंध था। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इतनी कहानी अगर साफ है तो आगे की बात करते हैं। प्रथम घटक और द्वितीय घटक क्या थे? तो जहां से संबंध शुरू होता है वो प्रथम घटक, जहां पर संबंध खत्म होता है वो द्वितीय घटक, और द्वितीय घटक को प्रतिबिंब कहा जाता है। आप इस परिभाषा को एक बार समझ लीजिए, फिर अपन उदाहरण के माध्यम से इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया, नोट करना इसलिए क्योंकि जरूरी है, थोड़ा सा चीजें हमारे लिए अच्छी रहेगी, परिभाषाएं कुछ हमें याद रखनी चाहिए तो वो काम देती है। तो अगर आप लोगों ने इसे नोट करके समझने की कोशिश की है तो मैं आपको कुछ तरीकों से बता सकता हूँ। देखिए, ये ए है, ये बी है। मान लीजिए ए के अंदर 1 2 और यहाँ पर 2 और 6 नाम के 2 अवयव हैं, कुछ भी है। संबंध ऐसा है कि ये 1 जुड़ा है 2 से और 2 जुड़ा है 6 से। ठीक है, कुछ भी संबंध होगा, हमें नहीं पता उससे। तो यहां पर कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय तो मिले, उन्हें ही संबंध कहा। यहां पर हर क्रमित युग्म का, जैसे आप लोगों ने लिखा कि एक संबंध है, अब इसे निरूपित करने का तरीका देखो। एक संबंध है आर, आर मतलब रिलेशन, रिलेशन मतलब संबंध, हिंदी में बोलते हैं रिलेशन को, मतलब रिलेशन का हिंदी मतलब संबंध होता है। अब पहले बात यह कि आपसे पूछेंगे कि अगर आपने संबंध बनाया है तो किन 2 समुच्चयों के माध्यम से बनाया, तो आप कहोगे ए बी से, तो वो मानेंगे नहीं। वो पहले बताएंगे कि शुरुआत कहां से हुई, ए से या बी से, तो आप कहोगे ए से।
गए कहां तक, बी तक। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है कि संबंध शुरुआत हुआ है ए से लेकर बी तक। क्या लिखेंगे, संबंध है आर, मतलब एक संबंध है ए से लेकर बी तक। अब ए से लेकर बी तक ये जो संबंध है, इसमें आप अब इसको लिख सकते हैं ऐसे करके कि एक जो है वो 2 से कनेक्ट हुआ है और 2 जो है वो 6 से कनेक्ट हुआ है। एक किससे कनेक्ट हुआ, 2 से, 2 किससे कनेक्ट हुआ, 6 से कनेक्ट हुआ। यहां पर हम 2 को कहेंगे इस संबंध में, है ना, 2 को क्या कहेंगे, 2 क्रमित युग्म का द्वितीय अवयव है, इसे हम कहेंगे 1 का प्रतिबिंब। मतलब ये जो 1 है ये किससे जुड़ा है, 2 से, तो 2 को कहेंगे 1 का प्रतिबिंब, है ना, जिसे कहा जाता है 2 इज द इमेज ऑफ 1। उसी तरह 6 को क्या कहेंगे, 6 जो है वो 2 का प्रतिबिंब है। ये भी ठीक है। तो फिर एक, ये जैसे 2 को तो बोला कि 1 का प्रतिबिंब है, 1 को क्या बोलेंगे, तो 1 को बोला जाएगा 2 का पूर्व प्रतिबिंब। क्या बोला जाएगा, 2 का पूर्व प्रतिबिंब। तो अब यहां समझते हैं, ये क्या है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब, ये क्या है, 1 का प्रतिबिंब, 6 का पूर्व प्रतिबिंब, 2 का प्रतिबिंब। अगर यहां पर कहीं ऐसा जुड़ जाता तो अब 1 क्या होता, 6 का पूर्व प्रतिबिंब। तो सर 2 भी तो 6 का पूर्व प्रतिबिंब है, कोई बात नहीं, रहने दो, 6 1 का और 2 का दोनों का प्रतिबिंब है, ये भी ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस 2 को हटा दूं, मतलब 1 और 2 के कनेक्शन को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, फिर अगर आपसे पूछता हूं कि अब ये 2 जो है वो किसका प्रतिबिंब है, तो आप कहोगे किसी का नहीं, 2 किसी से जुड़ा नहीं है, बी समुच्चय के अंदर है लेकिन जुड़ा किसी से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहां पर 2 चीजें पता चली कि प्रतिबिंब क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, और संबंध की परिभाषा हम लोगों ने देखी। आगे बढ़ते हैं यार। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्म के सभी प्रथम संबंध समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। ये एक नई कहानी है, ठीक है। कुछ शब्द आएंगे इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यूं समझ लो कि जितने भी पूर्व प्रतिबिंब हैं, अगर हम उन सभी का समुच्चय बना दे तो वो प्रांत बन जाता है। यहां प्रांत नाम का एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो, जैसे मान लो एक समुच्चय था ए से बी, एक ऐसा कुछ था, है ना, और यहां पर 6 मान लेते हैं अपन, ठीक है। और संबंध क्या बना कि ए का जो अवयव है वो बी के हर उस अवयव से जुड़ेगा जो उससे 1 ज्यादा है, ऐसा कुछ। अब यहां पर आपने देखा कि 2, 3, 4 और 5 ये प्रतिबिंब है। 1, 2, 3 और 4 ये पूर्व प्रतिबिंब है, जहां से संबंध शुरू हुआ है ए से। ए के जितने भी अवयव हैं जो कनेक्ट हुए हैं उन सभी को आप पूर्व प्रतिबिंब कहते हो। किसी ना किसी के पूर्व प्रतिबिंब है 1, 2, 3 और 4। इन सभी का अगर समुच्चय बना दिया जाए, ए के वो अवयव जो कनेक्ट हुए हैं, ये 6 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जुड़ा नहीं है, ये इसे कहा जाता है प्रांत। क्या कहते हैं, प्रांत। किसका, संबंध का। संबंध, एक आर नाम का संबंध दे दिया कि ए से बी में, ऐसा निरूपित कर दिया कि आर नाम का एक संबंध है। तो प्रांत किसे कहेंगे, वो सारे अवयव जो ए समुच्चय के जुड़े हैं। एक और शब्द आ जाएगा, परिसर। परिसर का मतलब जो बी समुच्चय है, इस बी समुच्चय में वो अवयव जो किसी न किसी अवयव की प्रतिबिंब हैं, मतलब जो कनेक्ट हुए हैं। तो परिसर का मतलब है बी समुच्चय के अवयव
जो जुड़े हैं। तो प्रांत कहां से आएगा? ए समुच्चय से। परिसर कहां से आएगा? बी समुच्चय से। छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत ज्यादा यहां रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है। ए समुच्चय का जो ए समुच्चय के वो अवयव जो जुड़े हैं बी समुच्चय के किसी न किसी अवयव से, उन्हें कहा जाएगा प्रांत। मतलब उनका समुच्चय बना के कहा जाएगा प्रांत। बी समुच्चय के वो अवयव जो ए समुच्चय के किसी न किसी अवयव से जुड़े हैं, उनको कहा जाएगा परिसर, है ना। चलिए, ये बेसिकली यहां पर बात हो चुकी है कि बी समुच्चय के अवयव को कहा जाएगा परिसर। अब यहां एक शब्द और आ जाता है, वन बाय वन और तो कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है और यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो ये 1 और 2 3 और 4 ये भी एक संबंध है। ये ए समुच्चय था, ये बी समुच्चय था। ए से बी में एक संबंध गया। देखना वन बाय वन क्या क्या बातें होगी। ए से बी में एक संबंध गया तो अपन लिखेंगे आर नाम का एक संबंध है जो ए से बी में गया। अब एक किससे जुड़ा? 1 से। 2 किससे जुड़ा? 1 से। 3 किससे जुड़ा? 5 से। 4 किससे जुड़ा? 5 से। अगर संबंध इस तरह से परिभाषित है तो आप प्रांत और परिसर को बड़ी आसानी से लिख सकते हो। यहीं से कैसे लिखोगे देख लेना। प्रांत परिसर को हम किस तरह से लिखेंगे? प्रांत का मतलब है क्रमित युग्म के वो समस्त अवयव जो पहले घटक हैं। मतलब सीधा सीधा वो अवयव जो जुड़े हैं 1 2 3 और 4, ये सभी के सभी मिलकर बना देंगे प्रांत। तो संबंध के हर क्रमित युग्म का पहला घटक प्रांत होता है। उसे पूर्व प्रतिबिंब भी कहा जाता है किसी न किसी घटक का। उसके बाद आता है परिसर। तो परिसर क्या है? जो भी आपने संबंध लिखा है, संबंध के अंदर जो क्रमित युग्म है, हर क्रमित युग्म का दूसरा जो अवयव है, अगर मैं उसका समुच्चय बना दूं तो यह बन जाता है परिसर। 1 और 5। एक शब्द और आता है सहप्रांत। ये जो पूरा का पूरा बी समुच्चय है, इसे ही सहप्रांत कहा जाता है। पूरा का पूरा जो बी समुच्चय है, इसे ही सहप्रांत कहा जाता है। तो अगर ऐसा लिखा है ना कि आर नाम का एक संबंध है जो ए से लेकर बी तक गया है, तो इस बी को हम लोग सहप्रांत कहते हैं। तो सीधी सीधी बात है यार। अब देखो, इस पूरे बी के अंदर से 1 और 5 आपको मिला। मतलब जो परिसर है, परिसर का मतलब बी समुच्चय के वो अवयव जो ए समुच्चय के किसी न किसी घटक के साथ जुड़े हो, है ना। परिसर सहप्रांत का मतलब पूरा का पूरा बी समुच्चय। तो मैं कह सकता हूं कि ये परिसर हमेशा सहप्रांत के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब जो परिसर है वो सहप्रांत का एक उपसमुच्चय है। सहप्रांत के बराबर भी हो सकता है। अगर सारे अवयव कनेक्ट हो जाते तो परिसर सहप्रांत बराबर होता। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे 1 2 3, 1 2 3 और 4। यहां पर क्या हुआ? एक संबंध ऐसा बना कि 1 जुड़ा 2 से, 2 जुड़ा 1 से, 3 जुड़ा इन दोनों से। अब यहां पर आप ध्यान दो, परिसर जो है वो 1 2 3 और 4 हैं। वो समस्त अवयव जो यहां जुड़े हैं बी समुच्चय के। यहां पर सहप्रांत भी 1 2 3 4 है, तो यहां परिसर और सहप्रांत बराबर है। ये पूरा का पूरा प्रांत, ये जो अवयव जुड़े हैं वो प्रांत बनाते हैं, उनका जो समुच्चय है। और सहप्रांत तो पूरा का पूरा बी समुच्चय होता ही है। तो यहां पर आपने संबंध में 5 नए शब्दों के बारे में बात अभी तक की है। प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। इन पर आपको कक्षा 12वीं तक सवाल मिलेंगे। मतलब ये सवाल ऐसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग आप 12वीं कक्षा तक करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर 12वीं कक्षा की 12वीं कक्षा में देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक संबंध को आप रोस्टर विधि से या समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप तीर आरेख बनाते हैं ना, वही अपन जो बना रहे हैं, गोले बना के तीर निकालना, वो भी एक संबंध का दृष्टि चित्रण है। मतलब चित्रण है बेसिकली, ऐसा समझो कि चित्र बना के अपन देख रहे हैं उसको। अब ये जो लिखा, इसका मतलब क्या है, मैं ये चीज और क्लियर कर देता हूं। ठीक है। 1 2
3 4 5। यहाँ लिखा है 0 1 2 3 4 और 5। और आपने जो संबंध बनाया है उस संबंध के अंदर 1 0 से जुड़ेगा, 2 1 से जुड़ेगा, 3 2 से, 4 3 से और 5 4 से। एक संबंध है ना, कुछ भी संबंध है उठा के, तो ये A है और ये B है। A से B में एक संबंध गया है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं रोस्टर विधि में इसे किस तरह से निरूपित करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रोस्टर विधि। तो क्या बोलती है रोस्टर विधि? रोस्टर विधि ये बोलती है कि जितने जितने अवयव जुड़े उन सभी को लिख दो। 1 0 से जुड़ा है, 2 1 से जुड़ा है, 3 2 से जुड़ा है, 4 3 से जुड़ा है और 5 4 से जुड़ा है। हो गई रोस्टर विधि खत्म। समुच्चय निर्माण में कैसे निरूपित करेंगे इसी समुच्चय को? अब देखो कैसे निरूपित करेंगे समुच्चय निर्माण। तो समुच्चय निर्माण विधि में निरूपित करने के लिए आपको पहले तो यह बताना पड़ेगा कि आप किन दो समुच्चयों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, है ना। तो हमने समुच्चय लिख दिए बेसिकली कि मान लीजिए ए नाम का एक समुच्चय है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 नाम के अवयव है, और बी नाम का एक समुच्चय है जिसके अंदर 0 1 2 3 4 5 नाम के अवयव है। इतना तो ठीक है ना। पर अब समुच्चय हमने संबंध बनाया कि एक संबंध है आर जिसकी शुरुआत होती है ए समुच्चय से बी समुच्चय तक। इसके अंदर दो अवयव हैं, मतलब क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म x, y है, मतलब पहला अवयव x है, दूसरा अवयव y है। अब ये बताने की जरूरत यहां नहीं होती, हालांकि बताओ तो भी अच्छा रहेगा कि x कहां से आया। हमने कहा x है वो समुच्चय a से आया। y कहां से आया? समुच्चय b से आया। हम तो यही कहेंगे ना, x का मतलब कहां से मिला? समुच्चय a का अवयव होगा, पहला अवयव। ये क्रमित युग्म है, हर क्रमित युग्म का पहला अवयव समुच्चय a से मिला, दूसरा अवयव समुच्चय b से मिला। अब परेशानी यह है कि जो b का अवयव है वो a के अवयव से एक कम है। तो मैंने लिख दिया कि जो b का अवयव y है वो a के अवयव से एक कम है। खत्म। हमने क्या लिख दिया कि जो b का अवयव है वो a के अवयव से एक कम है, तो y बराबर x माइनस 1। चलिए, इस तरह से आप समुच्चय निर्माण को या समुच्चय निर्माण विधि का प्रयोग कर सकते हैं समुच्चय बनाने में। चलिए उदाहरण लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए a नाम का एक समुच्चय है और R एक संबंध है जिसमें x, y नाम के मतलब एक क्रमित युग्म है जिसमें y x से ज्यादा है, ठीक है। a से a में संबंध परिभाषित कीजिए। अब आपने एक संबंध बनाया जो a से a में है, तो a समुच्चय यहां से शुरू होगा, ठीक है, और a समुच्चय ये भी होगा। a से a में संबंध बनना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ। अभी देखो, ये बोला गया कि समुच्चय चूंकि संबंध a से a में परिभाषित है, a से a में परिभाषित है मतलब जो पहला अवयव है वो भी a से मिलेगा और दूसरा अवयव भी a से मिलेगा। मतलब x और y कहां से मिलने वाले हैं? a से मिलने वाले हैं। तो इस वाले a से जो चीज मिलेगी उसे आप x बोलेंगे, इस वाले a से जो चीज मिलेगी उसे आप y बोलेंगे, क्योंकि दूसरा घटक यहां से मिलना है, पहला घटक यहां से मिलना है। y x से एक ज्यादा है, तो अगर x 1 है तो y 2 होना चाहिए, x 2 है तो y 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5 और 5 है तो 6 हो गए। y x से एक ज्यादा है, ठीक है। इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाइए, दर्शा दिया। उसके बाद बोला कि इसके प्रांत निकालिए। तो प्रांत का मतलब सरल है, क्या? जो समस्त अवयव जो a समुच्चय के अंदर हैं और उनसे तीर निकल रहा है, मतलब जो कनेक्ट हुए हैं 1 2 3 4 5। तो अपन ने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। सहप्रांत, तो सहप्रांत तो आंख बंद करके लिखना है, कुछ नहीं। जो समुच्चय B होता है ना,
मतलब जहां पर संबंध पहुंचता है, अब यहां तो ए ही संबंध है, मतलब ए ही वो समुच्चय जहां से शुरुआत होकर जहां तक पहुंच रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो समुच्चय है वो सहप्रांत होता है। 1 2 3, उसके बाद आता है परिसर। परिसर का मतलब वो सारे अवयव जो दूसरे वाले समुच्चय में है और जुड़े हैं, तो 2 3 4 5 6, 2 इस तरह से, तो ये हो चुका प्रांत, परिसर और सहप्रांत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नीचे दिए गए आकृति 2.6 में, आपकी किताब में वो आकृति है, समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया है, इसे आपको समुच्चय निर्माण में लिखना है, ठीक है, और रोस्टर रूप में लिखना है। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है? देखो सबसे पहले समुच्चय निर्माण में लिख देते हैं यार। समुच्चय निर्माण में क्या है? P से Q एक संबंध गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 जुड़ा है 3 से और -3 से, तो मैंने कहा कि ये जो संबंध है R, जो जिसकी शुरुआत हुई है P से Q तक, उसके अंदर कौन कौन से अवयव है? तो 9 जुड़ा है 3 से और 9 जुड़ा है -3 से। उसके बाद 4 जुड़ रहा है 2 और -2 से, तो 4 जुड़ा 2 से, 4 जुड़ा -2 से। 25 5 से जुड़ा ऐसे और -5 से, तो 25 जुड़ा 5 से और साथ ही साथ -5 से। ये रोस्टर, ये अच्छा हमें पहले समुच्चय निर्माण में लिखना था, हमने रोस्टर रूप में लिख दिया। हालांकि हमें पहले समुच्चय निर्माण में ही लिखना पड़ेगा रोस्टर रूप, या पहले हमें रोस्टर रूप में लिखना पड़ेगा समुच्चय निर्माण तक पहुंचने के लिए। ये संबंध है। अब आपको संबंध देख के समझ में क्या आ रहा है कि पहला जो घटक है वो किस संख्या का वर्ग है, वो लिखा है दूसरा घटक में। देखो पहला घटक 9 है, 9 3 का भी वर्ग है, -3 का भी वर्ग है, ये लिखा है। फिर 4 है, 4 किसका वर्ग है? 2 का और -2 का। 25 किसका वर्ग है? 5 का और -5 का। क्या मैं इसे परिभाषित कुछ इस तरह से कर सकूं समुच्चय निर्माण में कि एक समुच्चय है या संबंध है जो P से Q में गया, जिसके अंदर 2 अवयव है x, y। कितने? x, y। अब ये x और y क्या है, इसके बारे में सोचने की कोशिश करो। x, y 2 अवयव है, ठीक है। ये जो y है या x जो है, x समुच्चय P से मिला है और y मिलेगा समुच्चय Q से। ये तो सामान्य सी परिभाषा, ये सब में चलेगी। अब आपको पहचानना होगा कि समुच्चय को किस तरह से परिभाषित करना है। देखो x पहला अवयव है, संबंध क्या बोल रहा है कि पहले अवयव जिस संख्या का वर्ग है वो लिखना है। तो क्या मैं लिख दूं कि जो x है वो y का वर्ग है। x क्या है? y का वर्ग। इतना ठीक है क्या? x क्या है? y का वर्ग। x समुच्चय P के अंदर आएगा, तो अगर x 9 है तो y क्या होना चाहिए? 3 और -3। x अगर 4 है तो y 2 और -2। x अगर 25 है तो y 5 और -5। इस तरह से संबंध समाप्त हुआ। प्रांत तथा परिसर क्या है? तो प्रांत तो वो सारे अवयव जो कनेक्ट हुए हैं, तो P जो प्रांत हुए, P के वो अवयव जो जुड़े हैं, तो 9, 4 और 25। परिसर क्या होगा? तो परिसर भी बड़ा आसान है। कैसे? वो सारे अवयव Q के जो जुड़े हैं, 5 3 2, -2 -3 5। सहप्रांत पूरा का पूरा Q समुच्चय सहप्रांत है, इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, आई होप आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी होगी, है ना सर? और अगर ना समझ में आए ना तो समझने की कोशिश करो, ये बहुत ज़रूरी है। अभी नहीं तो बाद में दिक्कत देगी ये चीज़ कि अगर हम समझने की कोशिश ना करें तब क्या होगा। चलिए, एक छोटा सा
सवाल, मतलब ये चीज हम लोग वैसे देख भी चुके हैं इनडायरेक्टली, पर लिख लेते हैं, काम की है। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी? तो देखो सरल सी बात है, मान लीजिए ए नाम का एक समुच्चय है जिसके अंदर p अवयव है, b नाम का एक समुच्चय है जिसके अंदर q अवयव है, और आपको पता करना है कि a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे, तो p q। अब संबंध क्या होते हैं, संबंध होते कितने हैं या संबंध होते क्या है? तो संबंध a क्रॉस b की उप संख्या या उप समुच्चय होते हैं। क्या होते हैं? संबंध a क्रॉस b के उप समुच्चय होते हैं। a क्रॉस b मतलब ये वाली संख्या। इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं? तो इसके अंदर 2 गुणा p गुणा q अवयव है, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात pq हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी समुच्चय के अंदर अगर n अवयव हैं तो उसके उप समुच्चय 2 की घात n होंगे। इस समुच्चय के अंदर a क्रॉस b जो कि एक समुच्चय है, इसके टोटल अवयव होंगे p गुणा q, तो 2 की घात pq उप समुच्चय होंगे। इसीलिए जैसे मान लीजिए a के अंदर 2 अवयव है, b के अंदर 4 अवयव है, a के अंदर 2 अवयव है और b के अंदर 4 अवयव है, तो टोटल कितने उप समुच्चय होंगे? तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि a और b के कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे। तो इसमें होंगे इन दोनों का गुणा मतलब 8। तो उप समुच्चय जो होंगे, या संबंध की बात कर लेते हैं सीधा सीधा, जो संबंध होंगे वो होंगे 2 की घात 8। अब 2 की घात 8 निकालते बैठो, डन है। चलिए सवालों की तरफ बात करते हैं। a और b, ठीक है, 2 समुच्चय दिए गए हैं, तो a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा सरल है। a में कितने अवयव? तो a में 2 अवयव। b में कितने अवयव? तो b में भी 2 अवयव। तो a और b के कार्तीय गुणन में कितने अवयव? तो 2 दूनी 4 अवयव। तो उप संबंध कितने होंगे? तो संबंध सीधी सीधी बात है, इसके कितने उप समुच्चय होंगे? तो 2 की घात 4, मतलब 16 संबंध होंगे। अब बड़ा मुश्किल है लिखना 16 संबंध, है ना? सही बात है, बड़ा मुश्किल है, काफी समय लगता है। ठीक है, हाँ एक शब्द है जो काम का है। अगर संबंध a से b में जाएगा तो अपन कहेंगे संबंध a से b में गया, लेकिन अगर संबंध a से a में जाएगा तो अपन कहेंगे a पर परिभाषित संबंध। a पर परिभाषित कहने का मतलब है संबंध की शुरुआत भी a से हो रही है और संबंध की समाप्ति भी a से हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं a पर परिभाषित संबंध। 12वीं कक्षा में आपको एक समुच्चय पर या किसी एक समुच्चय पर परिभाषित संबंध भी मिलेगा। मैंने शुरुआत में कहा था कि संबंध परिभाषित करने के लिए 2 समुच्चयों की आवश्यकता होती है। अगर एक ही संबंध समुच्चय है तो इसका मतलब शुरुआत भी वहीं से हो रही है, समाप्ति भी वहीं पर होगी, मतलब वही 2 बार लिया जाएगा। और इस पर आप कक्षा 12वीं में इस पर भिन्न भिन्न तरह के संबंध पढ़ेंगे, ए समुच्चय पर ही या एक समुच्चय पर ही परिभाषित संबंधों के बारे में। बाकी आप लोगों को पता ही यार कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक समस्त चीजें आपके स्कूली पाठ्यक्रम की मुफ्त पढ़ाता है। इसके अंदर आपको कहीं पर भी कोई सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ता। ऐसा भी नहीं है कि आपको ये लेक्चर जो है वो कम क्वालिटी का है, पैसा देने के बाद अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं और सभी फ्री हैं। बस आपको छोटा सा काम करना होता है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, इतना कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।